चलिए क्लास शुरू करते हैं अपनी। द टॉपिक इज व्हाट बेसिकली we are going to discuss. This is what dissolution of the firm, and this topic is very important for your prelims and also very important for your mains. And even if you do the bare act, I think that is sufficient for doing this prelims, for covering prelims and also for covering your mains examinations. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। what are the modes of dissolution of a firm, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है और उनकी बेरेक्ट लैंग्वेज से और उनकी हेडिंग से आपको क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितने केस लॉ, जितने डिटेल्स पीछे आ चुकी हैं, जैसे 28 में 30 में हम लोगों ने देखी है, लेकिन बेरेक्ट की अंडरस्टैंडिंग से सफिशिएंट हो सकता है। प्लीज सी द बड़े पर्दे को देखिए आप लोग। एंड दिस इज व्हाट डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट, दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, this is not dissolution of partnership. This is very important. You must differentiate between these two terms. There is a dissolution of firm and there is a word dissolution of the partnership. So please be careful while attempting your prelims question that what is the word exactly, what do you mean by the dissolution of the firm and what do you mean by the dissolution of the partnership. तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग दैट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? यू सी दिस अगेन। क्या अंतर है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स सपोज देयर इज ए, बी एंड सी एंड डी, दीज आर द 4 पार्टनर्स एंड नाउ डी इज आउट गोइंग, डी इज रिटायरिंग, एक्सपेल्ड, इंसॉल्वेंट, डाइड एक्सेट्रा। ये हम लोग कर चुके हैं। नाउ ही इज आउट गोइंग, he is outgoing and now they are continuing, then you can say A, B, C and D, there is a dissolution of partnership between these two groups. Now A, B, C और D के बीच में पार्टनरशिप टूट गई है, फर्म जिंदा है, द बिजनेस इज बीइंग कैरीड ऑन, दैट इज कॉन्टिन्यूड, बिजनेस चल रहा है अभी तक। तो जो फर्म की एंटिटी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर इसी सिचुएशन में ये कहूं कि सभी पार्टनर नहीं रहे अभी आप, दे ऑल आर नॉट पार्टनर्स नाउ, तो हम कहेंगे दिस इज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर ए, बी, सी हट जाए तो कौन रह जाएगा? डी रह जाएगा। नाउ दे आर नॉट पार्टनर्स विद ईच अदर, तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो ध्यान देना, जब आपका एग्जाम हो आपका, तो वहां पर आप लोग राउंड करना है ऐसे कि दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड दे आर नॉट आस्किंग फॉर द मीनिंग ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो लेट मी नो, इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? हम चार लोग हैं, आई एम ऑल्सो द पार्टनर। मैं जब बाहर जाता हूं, मैं आपसे हटता हूं, आई एम रिटायरिंग माई सेल्फ, है ना, तो देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन यू एंड मी। आपकी और मेरी जो भागीदारी थी वो खत्म हुई है, फर्म जिंदा है, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जब हम सबके बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाए या एक को छोड़ करके बाकी सबकी पार्टनरशिप खत्म हो जाए, तो हम कहेंगे कि दिस इज द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्योंकि एक व्यक्ति क्या करेगा फिर? पार्टनरशिप में एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पर्सन्स। तो ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बेसिकली dissolution of the partnership between all the partners is called dissolution of the firm. When this dissolution happens between all the partners. This is section 39. So which section deals with what? Dissolution of the firm. This is section 39 and its का meaning आ गया यहाँ पर। This is dissolution between all the partners of the firm is called dissolution of the firm. Got it or not? तो बहुत छोटी सी बात है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के मीनिंग पर आ जाएगा क्वेश्चन। एंड नाउ दिस इज व्हाट सेक्शन 42, सेक्शन 42, 44 ये हैं आपके मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन।
यहां से क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द, मीन्स का क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड व्हाट आर द मोड्स। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यहां से रट लीजिएगा बुरी तरीके से। नाउ ये आपके आगे मोड्स ऑफ डिसीजन, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। सेक्शन 40, प्लीज सी द बोर्ड, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। पहली बात प्रीलिम्स में, दिस इज सेक्शन 40 डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। क्या क्वेश्चन आएगा, विच सेक्शन डील्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय एग्रीमेंट। तो 39 क्या था, 39 था हमारा मीनिंग ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मीनिंग क्या है, ठीक। और ये क्या है, ये क्या है कि एग्रीमेंट के द्वारा जो डिसोल्यूशन की बात कही गई है वो कौन से सेक्शन में कही गई है, वो है आपका सेक्शन 40। बहुत सिंपल सी बात है, हेडिंग याद रखना आप लोग। जैसे 31 इनकमिंग, 32 रिटायर एक्सपेल, ऐसे याद है ना वो, ऐसे ही आपको 39 से 44 तक की हेडिंग भी रट लोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और इन बिटवीन रट लोगे तो महाकल्याण है। पढ़िए क्या है, उसी पैटर्न में पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने एक पैटर्न समझ चुके हैं पार्टनरशिप का, कि किस तरीके से हम लोगों ने समझना है, इसमें वही बातें रिपीट है, वही पैटर्न रिपीट है लगभग। तो मुझे लगता है बहुत कम समझाने में इस बार जल्दी समझोगे। ए फर्म मे बी डिसॉल्व्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पी फॉर प्रीलिम्स, खत्म बात। तो इन दैट केस, और सेकंड मोड क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये फर्स्ट मोड हुआ, ये सेकंड मोड हुआ इन दैट केस। तो इधर यू कैन डिसॉल्व द फर्म बाय द कंसेंट, लेकिन कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी नहीं है यहाँ पर, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स है, एंड दिस इज व्हाट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही डिसाइड कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट में कि इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस वी शैल डिसॉल्व दिस, हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम इसको खत्म कर देंगे, या वॉट एवर दे डिसाइड कि हाउ इट शुड बी डिसॉल्व, दैट कैन बी डन। तो दो ही बातें याद रखनी है आपने, कि कंसेंट ऑफ ऑल और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। तो दिस इज सेक्शन 40। अब यही, इसमें प्रीलिम्स और मेंस का बहुत बड़ा भेदभाव नहीं है यहाँ पर। मेंस में आपको सेक्शन 40 लिखना है, और प्रीलिम्स में ये दो बातें, टेक्निकल बातें, तीन बातें, कि विच सेक्शन डील्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40। कैसे कर सकते हैं, कंसेंट ऑफ ऑल से हो सकता है, या एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके प्रीलिम्स के। मेंस में आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40, है ना। ए फर्म मे बी डिसॉल्व अकॉर्डिंग टू नंबर 1 विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नंबर 2 एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। हो गया बात खत्म। सेक्शन 41, दिस इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा आपको यहां से ही, विच सेक्शन डील्स विद द कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये तो आ गया, लेकिन इसके नाम में कुछ छुपा हुआ है, इसके नाम में कुछ छुपा है कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है कि यहाँ पर ये कंपल्शन है कुछ डिसोल्यूशन का, कि कंपल्शन होगा ही होगा, डिसोल्यूशन होगा ही होगा, आप चाह करके भी यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, आप कॉन्ट्रैक्ट करके भी इन परिस्थितियों में डिसोल्यूशन से अपनी फर्म को नहीं बचा सकते हैं। मतलब अवश्यंभावी होगा ही होगा, ये डिसोल्यूशन होना ही होना है, कंपल्सरली होना है। इसमें आने वाले इसमें सेक्शन देखेंगे आप कि डिसोल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन यू कैन सेव इट थ्रू मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी करके डिसोल्यूशन से बचा सकते हैं फर्म को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए हेडिंग में दिया गया नाम कंपल्सरी डिसोल्यूशन। लेट्स सी व्हाट आर द सिचुएशंस। नंबर 1, ए फर्म इज डिसॉल्व्ड, नंबर ए, by the adjudication of all the partners or all partners but one as insolvent। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इट वाज आई थिंक सेक्शन 33, है ना। 31 था 31 था इनकमिंग, 32 था रिटायरिंग, 33 था एक्सपेल्ड, एंड 34 था, 34 में था इंसॉल्वेंट। जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ही सीजेस टू बी ए पार्टनर, ठीक है। इंसॉल्वेंसी में एक सेक्शन था 34, वी हैव सीन दैट सेक्शन 34। इन दैट केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर सिंगल पार्टनर, जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा वो क्या है, ही सीजेस टू बी ए पार्टनर इन दैट केस। अब सपोज करो ए, बी एंड सी, डी, दीज आर द 4 पार्टनर्स। नाउ इन दैट केस
ए बिकम्स इंसॉल्वेंट, ही सीजेस टू ए पार्टनर, बी सी डी रह गए. नाउ बी इंसॉल्वेंट, ही गोज, देन सी, ही गोज. तो कौन रह जाएगा? डी. अकेला डी भी रह जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट सर्वाइव. इसीलिए इस सेक्शन में, सेक्शन जो 41 है ये, इसमें कहा कि अगर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं तब भी, या और बट ऑल बट वन, यानी कि एक को छोड़ करके, ऑल बट वन का मतलब है एक को छोड़ करके सभी इंसॉल्वेंट हो जाए. ऑल द पार्टनर्स आर एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, या तो सभी को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या एक को छोड़ करके यानी कि डी को छोड़ दें और बाकी तीनों को भी इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में फर्म इज डिसॉल्व्ड. अब यहां पर ये लोग चाहें कि कॉन्ट्रैक्ट कर लें, दिवालिया 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 मिलकर के सारे कॉन्ट्रैक्ट करें, नहीं नहीं, हम भले ही दिवालिया हो गए हों बट हम पार्टनरशिप करेंगे. अरे भी करोगे कैसे, लाइबिलिटीज कैसे कराओगे, तुम्हारी हैसियत ही नहीं रही है बिजनेस करने की. तो इसीलिए प्रोविजन है कि इसीलिए कहते हैं इसको कंपलसरी डिसोल्यूशन. इसको फिर दोबारा ढंग से देख लो. कंपलसरी का मतलब होता है कि इन ऑल इवेंचुअलिटीज फर्म विल बी डिसॉल्व्ड, यू कैन नॉट सेव इट बाय एनी अदर मीन्स, यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रैक्ट करके भी इसे आप नहीं बचा पाएंगे. और पहली कैटेगरी है आपकी एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट. यू सी लाइक दिस, देखिए इसको इस तरीके से, यू आर एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट, एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट. किसका एडजुडिकेशन? भैया मेरे सभी का, सभी पार्टनर्स का, या फिर और के बाद में ऑल द पार्टनर्स बट वन. ठीक है. एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट सभी का, या फिर सभी को छोड़, सभी का सिवाय एक के. तो ये हुई आपकी इवेंचुअलिटी ए. तो लेट मी नो, बात समझ में आई नहीं आई? प्रवीण कुमार जल्दी बताइए. एंड दिस इज सेकंड, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट unlawful for the business of the firm to be carried on, or for the partners to carry it on in the partnership. दो इवेंचुअलिटीज हैं यहां पर बी में, क्लॉज बी में देर आर टू. ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए, ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट which makes it unlawful to carry on the business of the firm. It means business itself has been declared to be unlawful. Now business itself becomes unlawful. It means what? पहले business unlawful नहीं था. It was quite lawful to carry on that business, but later on in anyhow it became unlawful to be carried on. कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है. नवदीप डावला मैडम, लिक्वर का बिजनेस है इनका अपना पूरे जिले में, और पार्टनरशिप में करती हैं बिजनेस. और बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे कई उसमें हो चुका है कि नाउ सेल ऑफ विस्की, सेल ऑफ लिक्वर इज प्रोहिबिटेड फॉर फ्यूचर. भविष्य में अब शराबबंदी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, और कई जगह शराबबंदी है. वो बिजनेस शराब का धंधा ही अब अनलॉफुल हो गया. तो नाउ जो बिजनेस कर रहे थे अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं आपस में कि नहीं बिजनेस तो ये हो गया है, अब हम तो फिर भी करेंगे. दिस इज व्हाट द कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. योर फर्म शैल बी कंपल्सरी डिसॉल्व्ड ओनली ऑन दैट ग्राउंड, फॉर दैट बिकॉज यू वर कैरिंग ऑन द बिजनेस विच इटसेल्फ हैज बिकम नाउ अनलॉफुल. पढ़ लो जरा, दोबारा देखो, जरा ध्यान से पढ़ना. व्हाट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कौन सा इवेंट हुआ इस इवेंट के द्वारा, विच मेक्स इट अनलॉफुल, क्या? फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन. एंड सेकंड इज व्हाट, ये तो बताया मैंने लिक्वर का. एंड सेकंड है फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इन द पार्टनरशिप. नाउ बिजनेस इज लॉफुल, बिजनेस इज अनलॉफुल, बट इट इज नॉट लॉफुल टू बी पार्टनर्स फॉर यू. सपोज यहाँ के जो लाला जी हैं, खारी बावली के जो लाला जी हैं, और वो जो वहाँ के जो नवाब साहब हैं पाकिस्तान के, इनके बीच में बिजनेस चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. यहाँ का एक्सपोर्ट पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट यहाँ होता है. तो दोनों कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं एक दूसरे से.
यहाँ से उन्होंने मसाले भेजे, यहाँ से उन्होंने चावल भेजे, यहाँ से उन्होंने कॉटन भेजी, वहाँ से उन्होंने वहाँ के प्रोडक्ट्स मंगाए। तो अब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तानी व्यापारियों के बीच में ट्रेड हो रहा है। दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस, दे आर पार्टनर्स, दे आर कमिंग, दे आर इन पार्टनरशिप। फाइन। नाउ अब हो गया आपका पुलवामा, आपकी होगी सर्जिकल स्ट्राइक, आपकी होगी एयर स्ट्राइक्स। अब क्या हुआ कि नाउ कि फ्रॉम सच एंड सच डेट देयर शैल बी नो ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। सो नो, अब आपके बीच में पार्टनर, अब आप यू आर नो, यू कैन नॉट बी पार्टनर्स। अब राम प्रसाद और अली मोहम्मद पाकिस्तानी, राम प्रसाद हिंदुस्तानी, ये पार्टनर नहीं रह पाएंगे, तो इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो और भी मैं तो एक आपको इस बहुत आसान सा एग्जांपल बताया कि कई बार ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में ही, पार्टनर्स कैन नॉट बी फॉर्म दैट पार्टनरशिप, दोज पार्टनर्स, उनकी एसोसिएशन ही नहीं हो सकती। इट इज अनलॉफुल, देखो इस लाइन को पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इट मेक्स अनलॉफुल, विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द पार्टनर्स। इतना वो पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द पार्टनर्स, पार्टनर्स के लिए अनलॉफुल हो गया है क्या, अनलॉफुल टू कैरी इट ऑन इन द पार्टनरशिप। तो इन दो इवेंचुअलिटीज में, इन दो परिस्थितियों में अगेन फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो फर्स्ट वाज द इंसॉल्वेंसी एंड सेकंड वाज द बिकमिंग बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल और द पार्टनर्स एसोसिएशन बिकमिंग अनलॉफुल। तो इन दो परिस्थितियों में जनाब आली कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। मेंस में क्वेश्चन कैसे आएगा, लिख लीजिए आप लोग, जरा जल्दी लिखिए। What are the circumstances? What are the circumstances when a firm is compulsorily dissolved? वो कौन कौन से circumstances हैं जब एक फर्म कंपल्सरली डिसॉल्व हो जाती है? तो वो दो आए, जब सभी पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दिया जाए, या फिर सभी सिवाय एक के सभी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि कोई घटना घटी on the happening of any event and because of that it becomes the business carrying on, that very business becomes unlawful, carrying on that very business becomes unlawful। और second, it becomes unlawful for the partners to carry on it in partnership, वो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ये उनके लिए हो गया। तो इन दोनों सर्कमस्टेंसेस में आपको ये मेंशनिंग करना होगा। तो ये आपका मेन सा क्वेश्चन हो गया। अक्षिता मैडम ने कहा है कि उनको ये सेकंड पार्ट दोबारा समझा दिया जाए, है ना, ये सेकंड वाला। जरा देखिए आप इसको, इनकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द पार्टनरशिप। इस केस में आप ये मान के चलिए, है ना, देखो there are two persons, they are partners, but they reside in different countries, like one reside in India and one reside in China, or it may be the case one reside in India and one reside in the Pakistan. War breaks out between these two countries, business carried on is now, यहां पर अब अनलॉफुल हो जाता है। देखिए, सो इन दैट केस सपोज कीजिए दिस इज द सिचुएशन, ये है आपका, देयर इज ए एंड देयर इज बी, देयर आर टू पार्टनर्स, दीज टू पार्टनर्स रिजाइड इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक, टू डिफरेंट कंट्रीज। सपोज ए रिजाइड इन इंडिया एंड बी रिजाइड इन चाइना, इंडिया एंड चाइना। वॉर breaks out between these two countries and further commercial intercourse becomes unlawful. In that case there is compulsory dissolution of the firm। ऐसी स्थिति में यहां पर इन दोनों पार्टनर्स के बीच में ही बिजनेस नहीं हो सकता, समझे। मसाले का ही बिजनेस था, तो मसाले का बिजनेस करना आप किसी और से कर लीजिए,
दो कंट्रीज के बीच में आप रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, इसलिए आपके बीच में बिजनेस करना ही इस इवेंट की वजह से अनलॉफुल हो गया। समझे अक्षिता मैडम? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेकंड कैटेगरी, अनलॉफुल फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इन द पार्टनरशिप। नाउ इन पार्टनर्स के लिए उसको कैरी ऑन करना अनलॉफुल हो गया इस वजह से, क्योंकि वॉर ब्रेकआउट हो गया इस केस में। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा एवरीवन। एक चेंज है कि ये जो फर्स्ट क्लॉज है, मेरे माइंड में था, मैं बस ये जो ए क्लॉज है, ए क्लॉज जो मैंने बताई है ऑल द पार्टनर्स, हालांकि आई डोंट नो अंडरस्टैंड दिस, बात वही पड़ेगी कि ऑल द ये जो ए क्लॉज है, इट हैज बीन ओमिटेड बाय द 2016 एक्ट, ऐसे समझ लीजिए। तो दिस इज नो मोर द पार्ट ऑफ द सेक्शन 41 जो इंसॉल्वेंट वाली बात है। लेकिन इसमें बात यही है, मैं जो मेरा माइंड कहता है, सोचने वाली बात है कि अगर हमारे तो एक पार्टनर अगर एडजुडिकेट हो जाता है तो दैट ही सीजेस टू बी पार्टनर। जब कोई पार्टनर रह नहीं जाएगा इंसॉल्वेंट, तो पार्टनरशिप जिंदा कैसे रहेगी? तो इन्होंने लॉजिक वहीं जाएगा, लेकिन हाँ लीगली स्पीकिंग 41 की जो ए है, क्लॉज ए है, जो 41 की क्लॉज ए है, दैट हैज बीन ओमिटेड 2016 से। तो इसमें आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, 2016 से इसको हटा दिया गया है, लेकिन जो लॉजिक है वो सेम है। एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो जाते हैं, है ना, एडजुडिकेट हो जाते हैं, तब इन दैट केस व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? अगेन द कॉन्सिक्वेंस विल बी सेम, फर्म विल बी डिसॉल्व्ड। तो अब आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इसको आपने आपके मेंस में आपको 41 का पार्ट नहीं बना करके जब आप लिखेंगे कंपल्सरी डिसोल्यूशन के बारे में, नाउ यहां पर आप अप्लाई करेंगे सेक्शन 34 को ही। एज पर सेक्शन 34, when a partner is adjudicated insolvent, he ceases to be partner, and in the event all the partners are adjudicated or all the partners except one are adjudicated insolvent, then the firm will be compulsorily dissolved, although it is no more the part of section 41, but again the situation cannot be ruled out. The situation which was dealt by the this is 41 clause A, समझ रहे हैं बात? ये इफेक्चुअली वही रहेगी। तो इन्होंने क्या, बस इतना, आई डोंट नो लॉजिक क्या है इसके पीछे, इन्होंने इसके लेकर गए इस तरीके से, क्योंकि 34 का इफेक्ट भी वही है जो 41 का इफेक्ट है। तो अब इसमें आपने मेंस में सेक्शन 41 का पार्ट नहीं बनाएंगे आप, इसको सेक्शन 34 से लेकर के आएंगे आप लोग यहां पर अभी, ठीक है? सेक्शन 34 की कोरोलरी के रूप में आप इसको यहां लेकर के आएंगे, और हो सकता है यही लॉजिक रहा हो कि सेक्शन 34 में तुमने दिया ही है, ये सही है? और भी किसी को लॉजिक कहता हो कुछ? इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 41, इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 41। अक्षिता, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, कैसे अनलॉफुल होगा? ठीक, अब बढ़ा जाए आगे को। सो भैया आ जाइए 42 पर, हाँ प्रोविजो पर आइए, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। सर ये समझ आ गया, हाँ ठीक है। अब आइए आप प्रोविजो पर, यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, इनको समझाने में मजा नहीं आता। देखिए, प्रोवाइडेड दैट, मुश्किल चीज तो समझाने में एक थ्रिल होती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग इज कैरीड ऑन बाय द फर्म। जब ये सिचुएशन हो, क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन है, ये आपके ब्लू लाइन में आ गई। वेयर मोर देन वन सेपरेट, एक से अधिक सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरीड ऑन बाय द फर्म। फर्म के द्वारा एक से अधिक एडवेंचर बीइंग कैरीड ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी फर्म है, एक बिजनेस आपका पब्लिकेशन का है, एक बिजनेस आपका कोचिंग का है, एक बिजनेस आपका प्रोडक्शन का है, अलग अलग बिजनेस आपके हो सकते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में इलीगैलिटी ऑफ वन और मोर, इलीगैलिटी ऑफ वन और मोर shall not of itself cause dissolution of the firm in respect of its lawful adventures and undertakings। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप सपोज कीजिए आप 1, 2 and 3 these are the adventures being carried on by you and this is declared to be illegal now, ये इलीगलिटी में आ गया, ये भी इलीगल हो गया, लेकिन ये दिस इज राइट वन, दिस इज लॉफुल वन, है ना। तो एट लीस्ट फॉर दिस पर्पज इसके लिए ऑटोमेटिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल एडवेंचर इटसेल्फ ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर सेवरेबिलिटी काम करेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काम करेगी कि जिन जिन एडवेंचर्स के लिए अनलॉफुल होगा उनके लिए डिसोल्यूशन हो माना जाएगा, और जो सेपरेट है उसके लिए फर्म shall be carrying on the business for lawful businesses or lawful adventures। तो any doubt here यहाँ पर, ये हम लोग सेक्शन 23, 24 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी देखते हैं। डिसोल्यूशन सेक्शन 42 डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, सर्टेन कंटिजेंसीज मतलब कुछ घटना घटने पर कुछ सर्कमस्टेंसेस में डिसोल्यूशन। अब कौन कौन से यहाँ पर इसकी लैंग्वेज आप देखेंगे तो देखो ये आपको बहुत चित परिचित लैंग्वेज मिलेगी। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, व्हाट इज दिस? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इसका मतलब क्या है कि नीचे निम्नलिखित जो भी आपको कंटिजेंसीज मिलेंगी, है ना, वहां पर फर्म इज डिसॉल्व्ड, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन वाला मामला नहीं है। यहाँ पर you can contract to continue to that firm, you can save the firm from being dissolved होने से बचा सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी करके। आप इसमें समझ रहे हैं बात ये? तो ये लाइन आपको 41 में मिसिंग थी, आपने देखा था सेक्शन 14 was dealing without compulsory dissolution। in that case this line was not there, you see it again in your Bear Act, दैट इज द डिफरेंस। ए फर्म इज डिसॉल्व्ड, यहाँ पे ऐसा कुछ लाइन नहीं है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि 42 में आपके सामने प्रस्तुत है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ए फर्म इज डिसॉल्व्ड कब? इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म, अगर इसको फिक्स टर्म के लिए किया गया था बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। सपोज इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 years, 5 साल के लिए किया गया था, देन 5 साल खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें आगे चलने में ही बढ़ाई है, एक चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, इतने सिंपल को। दूसरा क्या है? ए फर्म इज डिसॉल्व्ड इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स देन बाय द कंप्लीशन देयरऑफ। जिस काम के लिए, जिस बिजनेस के लिए, जिस एडवेंचर के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म शुरू की थी, वो काम खत्म हो गया, बात खत्म हो गई अब। ठीक है ना, जो टारगेट था आपका इसका पार्टनरशिप फर्म का, वो दैट हैज बीन अचीव्ड, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ दैट विल लीड टू द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। तो इन बोथ केसेस अभी तक जो बात आई है कि टर्म फिक्स हो गई, यू कैन अगेन कॉन्टिन्यू, you can again contract to continue that। सही है। एंड अगेन इन दैट केस कि भैया एक धंधा बंद हो गया, एक धंधा काम खत्म हो गया, अब दोबारा शुरू करते हैं, कुछ नहीं, एक फिल्म बना ली हम लोगों ने, धूम 1 बना ली, धूम 1 बनाई तो वहां तक का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, डिसॉल्यूशन द फर्म। बट अगेन जो धूम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पूरी टीम है, दे कैन अगेन कॉन्ट्रैक्ट, देन अगेन कंटिन्यू करते हैं, धूम 2 पर शुरू करते हैं, धूम 3 पर शुरू करते हैं, तो कंप्लीशन देयर ऑफ हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। एंड नाउ अगेन यहाँ पर ये हम लोगों ने जिक्र इसका पहले भी हुआ था, डेथ ऑफ दी 35 में था, है ना। अब तो मुझे भी नहीं, 34 में, हाँ 35 में हमने जिक्र किया था इसका, यस 34 में भी जिक्र हुआ था। तो डेथ ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, तो एज पर दिस सेक्शन 42 फर्म इज डिसॉल्व्ड, बट अगेन यू मे कॉन्ट्रैक्ट टू कंटिन्यू डिस्पाइट दैट। आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि डेथ की वजह से डिसॉल्व नहीं होगी वो फर्म। उसी प्रकार से सेम रूल अप्लाई इन केस ऑफ
एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, ए बी सी डी। क्या मुश्किल है इसमें? ये मुश्किल है जब चीजें आसान होती हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं, यही मुश्किल है। जब चीजें आसान होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं, समझे? यही है, उसको पढ़ने का मन नहीं करता है, ये तो कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेशल काम करना पड़ेगा, आपको लिख लिख करके रटना पड़ेगा, इसको लिख लिख के रटना पड़ेगा फॉर द मेंस की तैयारी कीजिए इसकी, इन क्वेश्चंस की, कि सेक्शन 42 में कि व्हाट आर द कंटिजेंसीज मेंशन्ड इन सेक्शन 42 फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस। बहुत आसान है याद करना, लेकिन जब लिखने बैठोगे तो 50 गलतियां करोगे। लिखो और फिर चेक करो, लिखो फिर चेक करो, मैं कौन से शब्दों को भूला, मैंने कौन कौन से चीजों को मिस कर दिया इसमें, है ना? उसके हिसाब से इसको करोगे तो आपका मेन सा क्वेश्चन बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा ये। और प्रीलिम्स में तो भैया आया हुआ ही है ना? इनकी हेडिंग से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, कर लेंगे। अब आ जाइए 43 में, बड़ा ही सिंपल है, वो तो आप जानते ही हैं, इसे कितनी बार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कई बार रेफर हो चुका है। दिस इज व्हाट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ कौन सा, पार्टनरशिप एट विल। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं सेक्शन 43 को। पार्टनरशिप एट विल पढ़ते हैं। 43 क्लॉज 1, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, ध्यान रखना बस को। सेक्शन 43 इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर दिस पर्पज, दिस इज पार्टनरशिप एट विल। Partnership at will. The firm may be dissolved by any partner. This is not all partners, by giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. बस उसको एक ही फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, he will have to give notice, he will have to give notice in writing to all the partners. सभी पार्टनर्स को वो नोटिस देते कि भैया हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो फर्म इज डिसॉल्व्ड, क्यों? क्योंकि ये थी पार्टनरशिप एट विल। कहां डिफाइंड है? सेक्शन 7 में डिफाइंड है, मल्टीपल टाइम्स वी हैव डन दिस। तो दिस इज पार्टनरशिप एट विल। कैसे करेंगे हम, बताइए? कोई दिक्कत है यहां पर, एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। हो गया? चलिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें देखिए नोटिस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट जो है कि नोटिस है, इट मस्ट इंडिकेट क्लियरली एंड इन अनएम्बिगुअस टर्म्स। अनएम्बिगुअस टर्म्स क्या? इंटेंशन टू डिसॉल्व। ये बस ध्यान रखना कि ये जो नोटिस है, ये जो नोट इंटेंशन है, देखिए इसमें 43 की जो लैंग्वेज है, इसको देखो आप, ये तो लैंग्वेज है ऑफ हिज इंटेंशन। ये जो है पर्दे पे देखना पड़ेगा आपको, गिविंग नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो ये जो इंटेंशन है, ये दैट इंटेंशन मस्ट बी वेरी वेरी क्लियरली एंड इन अनएम्बिगुअस टर्म, स्पष्ट, क्लियरली, और कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उस इंटेंशन में। उससे देखना चाहिए कि दिस नोटिस इज गिवन क्लियरली टू डिसॉल्व द फर्म। तो दिस इज द एडिशनल पॉइंट यू शुड नोट फॉर द मेंस, कि इंटेंशन पर फोकस करना चाहिए, इंटेंशन क्लियरली और अनएम्बिगुअसली स्पष्ट होनी चाहिए नोटिस से।
नंबर 2 पॉइंट नोट कर लीजिए इन दिस रिगार्ड, सीधी बोर्ड। नंबर सेकंड पॉइंट है आपका, अगर मान लीजिए जो नोटिस दिया गया है, नोटिस is given, notice is given one of the partner and this partner is insane, this partner is insane, what will happen? केस का नाम लिख लीजिए, मिलरेश वर्सेस कीन 1859 27, इतना ही बहुत है आपके लिए, समझे? तो अगर नोटिस किसको दिया गया है, नोटिस अगर किसी व्यक्ति जो नोट पार्टनर है और वो इनसेन है वो पार्टनर, तो क्या उसको जो नोटिस दिया जा रहा है वो जो है नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन वैलिड होगा नहीं होगा? तो इट शैल बी द वैलिड नोटिस इवन इफ ही इज इनसेन, इवन देन नोटिस शैल बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड। ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है आपसे और आपसे मेन से भी पूछा जा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट ये है, इसका समझ गए आप लोग? ये इस केस में, मेलरिश वाले केस में ये बात डिसाइड हुई थी कि भैया अगर कोई व्यक्ति इनसेन है तो क्या माना जाएगा उसको कि हाँ भाई ये यस, उसमें कहा गया था यस, इट डजेंट मैटर, डिसोल्यूशन का नोटिस इफेक्टिव माना जाएगा उस पर। और दूसरी बात, कैन यू विड्रॉ द नोटिस, कैन यू विड्रॉ द नोटिस ऑफ दिस? आंसर इज, लिखिए इसको भी लिख लीजिए सीधा, नोटिस समरी नोटिस कौन सा? नोटिस फॉर डिसोल्यूशन, नोटिस फॉर डिसोल्यूशन वंस गिवन कैन नॉट बी विड्रॉन, विड्रॉन यूनिलेटरली, बस। क्या मतलब, ये सिचुएशन कौन सी है कि आपने नोटिस दे दिया कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस, नाउ आई इंटेंड टू डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप फर्म शुड बी डिसॉल्व, सबको दे दिया नोटिस। अब यू आर रिपेंटिंग, मैं नशे में था, ऐसे था वैसे था, तो कैन इट बी विड्रॉन और नॉट? तो यूनिलेटरली खुद नहीं कि मैंने दिया था वापस लिया, अगर अदर्स पार्टनर्स उसके लिए एग्री हो जाए, अगर अदर्स, जैसे मान लीजिए ए है, ए और दूसरे पार्टनर्स हैं बी सी डी, इसने सभी को नोटिस दे दिया, ए बी सी डी को, सो नाउ ए कैन नॉट विड्रॉ दिस नोटिस यूनिलेटरली, कि नहीं। हाँ, जब बी सी डी भी एग्री कर जाए कि ठीक है, इट द नोटिस स्टैंड्स विड्रॉन, इन दैट केस दिस नोटिस कैन बी विड्रॉन। अगेन दिस इज द थर्ड पॉइंट इन दिस रिगार्ड जो कि आपको पता होना चाहिए कि विड्रॉल हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट बताया था क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, सेकंड बताया था कि इनसेन व्यक्ति को भी दिया जा रहा है तो क्या वो वैलिड माना जाएगा, यस इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड। एंड थर्ड पॉइंट इन दिस रिगार्ड दैट नोटिस वंस गिवन कैन नॉट बी विड्रॉन अनलेस एग्रीड टू बाय द अदर पार्टनर्स, जब तक कि अदर पार्टनर जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो उसको एग्री ना कर दें तब तक के लिए उसको, तब तक वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता उसको। ये है कि देखिए दिस वाज सेक्शन 43 इज रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, है ना। ये कौन सी पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप एट विल। एंड यू प्लीज सी सेक्शन 40 इट वाज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। 41 42 ये 41 था कंपलसरी, ये था सर्टेन कंटिजेंसीज के उसमें ना। तो 43 की वजह से अगर पार्टनरशिप एट विल भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि 40 के हिसाब से उसको जो बाकी के सारे सेक्शंस रूल आउट हो गए हैं वो, है ना। इट कैन बी डिसॉल्व्ड पार्टनरशिप इवन दो इट इज पार्टनरशिप एट विल, it even though it can be dissolved unilaterally by a single partner, but also they would, if they like so, they can adopt for the partnership at will also। तो ये सेक्शंस भी इस पर अप्लाई होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर अप्लाई नहीं होंगे, ध्यान रखना। ये द पार्टनरशिप कुड बी, ये म्यूचुअल कंसेंट वाला जो मामला था, म्यूचुअल कंसेंट मैं साफ साफ लिखता हूं आपके लिए। देखिए ये तो पार्ट 43 में बात कर रहे हैं बाय नोटिस टू ऑल, और जो बाकी जो है म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा 40 हो गए ऐसे इंसॉल्वेंसी क्लॉज से और डेथ
डेथ वाले डेथ इसमें ऐसी कंटिजेंसीज में भी, ऐसी कंटिजेंसी में वो रूल आउट नहीं है, वो ये मोड भी वो अपना सकते हैं कि भाई हम लोग म्यूचुअल कंसेंट या एग्रीमेंट से ही इस पार्टनरशिप एट विल को खत्म करते हैं। तो ध्यान रखना, इट इज नॉट द ओनली वे। इतनी लाइन पकड़ लोगे तो कामयाब हो जाओगे। पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करने का केवल नोटिस एकमात्र तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं जिससे दूसरे प्रकार की जो पार्टनरशिप है विच आर नॉट एट विल अदर देन एट विल, वो जिस तरीके से डिसॉल्व होती है वो सभी तरीके भी इस पर अप्लाई हो सकते हैं। ये इसका एक स्पेशल इन एडिशन है, ये 43 है। बात समझ में आ रही है मुझे? डेट ऑफ डिसोल्यूशन, सो दो कंटिजेंसीज हैं। नंबर 1 डेट मेंशन्ड इन नोटिस, नंबर 2 डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। मतलब इस बात का कि ऐसे केस में या तो वो डेट में, नोटिस में डेट लिखेगा कि भैया इस डेट से अपनी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, प्रोस्पेक्टिव भी लिख सकता है कि भाई एक इस डेट से उस डेट से। अगर उसने कोई डेट मेंशन नहीं किया नोटिस में, देन डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जिस डेट को नोटिस कम्युनिकेट हो गया उस डेट से द पार्टनरशिप एट विल स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। तो ये 2 पॉइंट आपको डेट के पॉइंट पे नोट कर लेनी चाहिए कि डेट ऑफ डिसोल्यूशन कौन सी मानी जाएगी इसमें। डेट ऑफ डिसोल्यूशन विच इज मेंशन्ड इन द नोटिस। अगर उसने नोटिस में डेट मेंशन कर दी है कि भाई इस डेट को, इस डेट से हम लोग अब पार्टनर नहीं रहेंगे, मान लीजिए 15 अगस्त के बाद से हम लोग पार्टनर नहीं रहेंगे, तो 15 अगस्त शैल बी द डेट ऑफ नोटिस, डेट ऑफ डिसोल्यूशन होनी चाहिए। या फिर उसमें कोई डेट मेंशन नहीं की है और वो 10 अगस्त को कम्युनिकेट हो जाता है, फिर वो देन डेट ऑफ कम्युनिकेशन शैल बी द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इन दैट केस। तो वेरी सिंपल लीगल पॉइंट्स, लेकिन केवल नोट करवाने आप। दिस इज द पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप at will. There are 3 partners A B C, ऐसे मान लीजिए पार्टनरशिप एट विल है। यहां पर A गिव नोटिस टू C, B और C, ठीक, A और B से, उसमें डेट भी मेंशन थी 15 अगस्त, 8 अगस्त से डेट में है मेंशन। 10 अगस्त को सी भाई सब टाइम बोल जाते हैं, डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ द सी। कम ऑन, व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? यानी कि डिसोल्यूशन बाय नोटिस जो है, इन दिस केस डिसोल्यूशन बाय नोटिस इफेक्टिव होता 15/8/21 से। इस डेट से पहले ही डेथ हो जाती है। द डेथ ऑफ द पार्टनर हैपन्स बिफोर द डिसोल्यूशन वुड टेक प्लेस, इससे पहले हो जाती है। देन व्हाट विल हैपन? देन एज पर सेक्शन आपका 42 सेक्शन 42 अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 42 सेक्शन 42 में क्या है, डेथ के होने पर क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। डेथ के होने पर है कि नहीं 42, देखिए डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, यही था 42। ये रहा, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, दिस इज सेक्शन 42 क्लॉज सी। तो ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर ए पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड। अब यहां पर सोचने, जो मैंने आपसे भी कहा था कि पार्टनरशिप एट विल, तो 43 इज ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर दैट, बट इट डज नॉट रूल आउट कि एक्सक्लूसिवली पार्टनरशिप एट विल ऐसे ही होगी। इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि वो जो पार्टनरशिप एट विल के लिए, वो 43 ओनली फॉर पार्टनरशिप एट विल है, लेकिन पार्टनरशिप एट विल अदर तरीके से भी डिसॉल्व हो सकती है, जिसमें एक तरीका क्या है,
डेथ ऑफ द पार्टनर है, डेथ ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अब यहां पर आपने दोनों चीजों को मिक्स कर दें, जैसे मैंने आपको कहा इसमें कि नोटिस में डेट मेंशन है 15/8/21, तो पार्टनरशिप एट विल इस डेट से डिसॉल्व होनी थी एज पर सेक्शन 43। लेकिन भाई साहब स्वर्ग सुधार गए 10 अगस्त को ही, जिनके लिए नोटिस भेजा गया था। तो अब यहां पर फर्म इज डिसॉल्व्ड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 42 क्लॉज सी। तो आई होप यू लाइक द क्लास। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूं आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से। आप हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दें सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।